अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप अपने फेवरेट शो चाय टोस्ट और होस्ट को यूट्यूब के ऊपर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना भी याद रखें। वेलकम बैक एक बार फिर चाय टोस्ट और होस्ट में, और अब सेगमेंट आ गया है हेल्थ एंड फिटनेस का। और जी वेलकम बैक। और अब हम जो है बात करने वाले हैं पोलियो के हवाले से। पोलियो की कैंपेन जो है वो शुरू हो चुकी है। क्या कैंपेन है, कैसे है और किस तरह से जो है जो बच्चे जिन्होंने अभी तक पोलियो के कतरे नहीं पिए हैं तो उनको कैसे पिलाए जाएंगे, कैसे टीम आपके मोहल्ले तक, आपके घरों तक आती है, ये सब बहुत सारी और बातें और पोलियो के हवाले से भी जानेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे डॉक्टर साहब? ठीक ठाक हैं डॉक्टर साहब? बहुत अच्छा लगा फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप शो में तशरीफ़ लाए हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम पोलियो को अपने मुल्क से बिल्कुल ख़त्म करें। इसका ख़ात्मा बेइंतहा ज़रूरी है। तो हम कैंपेन पे आने से पहले तो ये अवेयरनेस लोगों को देना चाहते हैं कि हाउ दे कैन कंट्रीब्यूट। ये एक बहुत बड़ा लाहेमल है हमारे मुल्क में, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, रोटरी एंड ऑफ पोलियो के लिए बहुत काम करती है। मगर हमारी आवाम में कुछ इलाके ऐसे हैं जिनमें मैं कहता हूँ लापरवाही भी ज़्यादा है और आगाही भी कम है। हो सकता है एजुकेशन की कमी हो, इसकी वजह से ये पोलियो अभी तक हमारे मुल्क में मौजूद है। अब अगर दूसरी बीमारियां देखें कि चिकन पॉक्स है, डिप्थीरिया है, पर्ट्यूसिस है, काफ़ी हद तक टेटनस है, ट्यूबरक्लोसिस है, ये हमने इस पर काबू पा लिया। मीज़ल्स काफ़ी काबू पाया गया है, मगर स्टिल वो भी वैक्सीन कहीं आगे पीछे होती है तो दोबारा मीज़ल्स आउटब्रेक हो जाता है। इसी तरह पोलियो अभी तक ख़त्म ना होने की वजह सिर्फ़ और सिर्फ आवाम की नेग्लिजेंसी है। थोड़ी सी अगर आवाम में जुस्तुजू आ जाए प्रॉपर तरीके से और एंथुसियाज़म आ जाए कि नहीं यार मुझे ये चीज़ ख़त्म करनी है, तो यकीन करें पोलियो हमारे मुल्क में से ख़त्म हो सकता है। आप सोचें कि छोटे से छोटा मुल्क भी पोलियो फ्री हो गया है, सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान रह गया है जिसमें अभी तक पोलियो जो है वो ख़त्म नहीं हुआ। सर इसमें हमें नुकसान क्या होता है? सी आई नो मे बी लॉट्स ऑफ पीपल नोज अबाउट इट, लेकिन हमें नुकसान क्या है पोलियो के अभी तक होने से? ये आवाम को अवेयरनेस देना बेइंतहा ज़रूरी है। पहले तो ये दिमाग में बिठा लें कि बाकी सब तो बीमारियाँ जो मैंने बताई हैं, पोलियो बीमारी नहीं है, वो लाइलाज मर्ज़ है। पहले तो ये दिमाग में फिट कर रहे हैं क्या है, लाइलाज मर्ज़ है। पैरालाइटिक अटैक हो गया, लाइफ लॉन्ग हो गया। अब वो पैरालिसिस से रिवर्स बैक नहीं हो सकता, मतलब अपाहज हो जाएगा। अपाहज हो जाएगा। जब अपाहज हो जाएगा तो उसके बाद आपका कोई रास्ते नहीं है कि आप अपने बच्चे को स्ट्रेट लाइन नॉर्मल इंसान की तरह खड़ा करके चलवा लें। चल भी लेगा तो लंगड़ा के चलेगा, पाँव एक ज़ाया होगा या एक हाथ ज़ाया होगा या किसी किसी के तो दोनों पाँव ज़ाया होते हैं। अब आप सोचें कि आपने जो सवाल किया, इसमें जितनी मैंने बात की है वो एक दो लाइन में बहुत है। लोगों को इसकी इम्पोर्टेंस का पता चल गया होगा कि इतना बड़ा लाइलाज मर्ज़ है कि वो रिवर्ट बैक नहीं होता। बिल्कुल। और सारी ज़िंदगी के लिए आप अपने बच्चे को खुद, मतलब कि देखिए बच्चे को तो नहीं पता ना कि उसको कतरे पिलाए या नहीं पिलाए, वो बड़े होकर अपने माँ बाप से सवाल करेगा कि मुझे क्यों नहीं पिलाए। अच्छा, ये एक बड़ा ना एक लोगों के दिमाग में एक डिफरेंट सी मिथ सी आ जाती है कि पता नहीं कतरों में क्या है। इसको भी ज़रा क्लैरिफाई करें कि ये जो है बल्कि नुकसानदेह नहीं, आपके लिए फ़ायदे के लिए पिलाए जा रहे हैं। क्योंकि बहुत से लोग जो है, आपको पता है, हो सकता है वो मुल्क के लिए नेगेटिव हों, जो नेगेटिव बातें कतरों के लिए कर रहे होते हैं। नेगेटिव सोच ये है कि हमारी शुमारी वज़ीरस्तान या जो ऊपर नॉर्दर्न एरियाज़ में जो इलाके हैं उनकी एक सोच है अभी तक कि वो इनफर्टाइल कर देती है। तो मैं एक हमेशा एक आंसर, उस सवाल का एक आंसर देता हूँ कि पोलियो की कैंपेन स्टार्ट हुई 1965 में और उन्हीं इलाकों में हुई जहाँ पे लोगों ने कुछ, बहुत सारे लोग पिलाते भी हैं और बहुत सारे लोग इख्तलाफ भी करते हैं, उस पर लड़ाइयाँ भी होती हैं, वर्कर्स को मारा जाता है। और हमारे भी कुछ कराची में या हमारे पंजाब में या बहुत सारे इलाके जो रूरल एरियाज हैं
उसमें ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं, पोलियो वर्कर्स को मारा जाता है और पोलियो नहीं पिलाया जाता। उसमें जो कॉन्सेप्ट, जो मिथ थी वो ये थी कि इनफर्टाइल कर देते, मतलब उनको बच्चे पैदा नहीं हो सकते आगे उनके। हाँ। तो अब आप शॉर्ट में आते हैं कि 1965 में जो पॉपुलेशन थी और आज 2022 में जो पॉपुलेशन है, आप कैलकुलेट कर लें। वो कतरे पिलाने के बाद भी कतरे पिलाने के से बच्चे ज़्यादा पैदा हो गए, मुझे तो लगता है। बिल्कुल, चलिए सही है, इस पर बिल्कुल बात करेंगे। और अब बात करेंगे ब्रेक के बाद स्पेशली कि किस तरह से बच्चों को कतरे पिलाए जा सकते हैं और जो अभी तक बच्चे रह गए हैं, जिस तरह अभी आपको पता है कि आपका बच्चे भी औलाद को अभी तक नहीं पोलियो के कतरे पिलाए गए हैं, तो प्लीज़ आप लोग गौर से सुने और शामिल हों इस कैंपेन में। सो वील टेक ब्रेक और उसके बाद फिर हम दोबारा मिलेंगे, हमारे साथ ही रहें। वेलकम बैक। और आज बात हो रही है पोलियो के हवाले से। डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ हमारे साथ हैं। तो ज़रा सा मैं जानना चाहूँगी कि कैंपेन देखिए शुरू हो चुकी है पोलियो के हवाले से। अब ये कि ये ट्रस्ट कैसे होगा कि ये कैंपेन के लोग हैं और यही आ रहे हैं और जिन्होंने वन टाइम जिनको कतरे पी चुके होते हैं बच्चे, उसके बाद उनको सेकेंड टाइम वो किस तरह से जो है ना उनको वो डोज़ उनको पिलानी होगी, मतलब ये सारी चीज़ें ज़रा से क्लैरिफाई कर दें। एक तो जब आपके पास कैंपेन वाले लोग आते हैं तो आप उनका कार्ड ज़रूर चेक करें। ठीक है। दूसरा इनका जो कोविड का वैक्सीन का कार्ड है वो ज़रूर चेक करें। ठीक है, दैट्स इम्पोर्टेंट। मास्क ज़रूर उनको बोलें कि पहने, ग्लव्स पहने हुए होने चाहिए। इनका जो बॉक्स होता है कोल्ड चेन मेंटेन होता है, उसमें आइस होती है, वो है या नहीं है। जो वायल होता है पोलियो का, उसके अंदर दो चीज़ें होती है, एक तो एक्सपायरी चेक करें, दूसरा इसके अंदर एक टिक मार्क होता है वाइट कलर का, वो चेक करें वो बिल्कुल पर्पल तो नहीं हो गया। वाइट है वो पिलवाएं, वाइट नहीं है तो नहीं पिलवाएं। तो ये सारी चीज़ें आपको आगाही, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अगर वो वाइट नहीं है, पर्पल है, तो इसका मतलब एक्सपायर होगी। एक्सपायर होगा तो वो काम ही नहीं करेगा। वो काम नहीं करेगा। अच्छा, अक्सर लोग ये भी शिकायत करते थे कि पहले एक आध टाइम पर के पोलियो के कतरे पिलाने के बाद भी अगर हो रहा है तो दैट मीन्स उन्होंने एक्सपायरी पिया होगा। नहीं, पोलियो के हर 60 लाख डोज पे एक डोज ऐसा है जिसमें पोलियो हो सकता है। वो स्ट्रेन पोलियो की करवा सकता है किसी भी बच्चे को। 60 मिलियन ड्रॉप्स पे एक ड्रॉप, एक। अच्छा, तो एक किसी को भी हो सकता है। एक्सपायरी पे कुछ भी नहीं होता। पोलियो के एक्सपायर्ड डोज पे भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है और जो प्रॉपर डोज है उस पर सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। सो 2 बूंद पाकिस्तान के लिए कोई नुकसान नहीं है। परफेक्ट। अच्छा, एक और जो है चीज़ आ रही है वो ये कि फ़ेक मार्किंग जो है वो क्या है और इससे कैसे जो है वो आगाही जो पोलियो कैंपेन वाले उन लोगों को हो सकती है कि ये फ़ेक मार्किंग हुई भी है। ये बड़ा कहते हैं ना दिलचस्प जो है ना, लोगों ने हमारे यहाँ पे तो ये ना कि बड़ा ज़बरदस्त जुगाड़ निकाल लेते हैं, मगर ये जुगाड़ में भी कोई हमेशा गवर्नमेंट अपना प्रॉपर किरदार अदा करती है। जो मार्किंग हुई भी होती है, मार्कर्स, वो मार्कर दूसरे होते हैं, परमानेंट मार्कर्स होते हैं जो हटते नहीं हैं। और ये जो मार्कर्स यूज़ करते हैं पेरेंट्स, जो फेक मार्किंग करते हैं, हाथों में लगा लेते हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। वो आप स्प्रिट से हटाएंगे तो फ़ौरन हट जाएगा। अच्छा, तो जितना भी परमानेंट मार्कर के जो मार्कर्स आते हैं वो एकदम उठ जाएंगे। तो टीम जो है वो चेक करती है ये चीज़? अगर ऑफ कोर्स टीम चेक कर सकती है और टीम के पास पता होता है कि कौन से कलर के मार्कर्स यूज़ कर रहे हैं। वो एक स्पेशल मार्कर्स होते हैं, वो किसी के पास नहीं होते। अच्छा, ये जो है जिस तरह मैं ये भी सवाल था कि फ़र्स्ट डोज़ उन्होंने पी लिया, अब सेकंड डोज़ के लिए जो है वो क्या करेंगे पेरेंट्स पे? वो ख़ुद कैंपेन वालों को लाइक अगर नहीं उनके पास पहुंच पाए किसी भी तरीके से तो किस तरह से वो उनको बुला सकते हैं या ख़ुद जा सकते हैं, क्या करना चाहिए? देखिए 2 रास्ते होते हैं। एक तो कैंपेन वाले लोग आ रहे होते हैं, ठीक है। इंटरेस्टेड पीपल ये होते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें कहीं कैंपेन वाले नहीं पहुँचते हैं तो एक तो जो इलाके में जो लोग होते हैं, इलाके में जो सेंटर बना होता है, जहाँ पे भी कैंपेन होगी वहाँ पे एक इलाके में सेंटर होगा, वहाँ पे SHO होगा, वहाँ का जो हेल्थ का जो डिप्टी डायरेक्टर होगा वो होगा, पुलिस की टीम होगी, वो एक इलाके में मुख्तस होती है। फिर एक इलाके का एक प्रॉपर तरीके से एक सरबराह होता है, वो इस इलाके को मैनेज कर रहा होता है। अगर फ़र्ज़ करें ऐसा कभी हो कि आपके पास टीम नहीं पहुँचती है तो आप अपने बच्चे को लेके
वहाँ चले जाएं जहाँ पे टीम मौजूद है, या फिर कोई भी अच्छे EPI सेंटर में चले जाएं जो हर इलाके में मौजूद होता है। EPI सेंटर का मतलब है तो एक्सटेंडेड प्रोग्राम और इम्यूनाइजेशन के हर जगह पे किसी हॉस्पिटल में या फिर कुछ इदारों में वैक्सीन सेंटर बने हुए होते हैं। कई हॉस्पिटल्स में भी वैक्सीन सेंटर बने हुए होते हैं। जो चैरिटेबल ट्रस्ट हॉस्पिटल है वहाँ पे भी वैक्सीन सेंटर होते हैं, वहाँ जाके आपको 2 बूंद पिलवाते हैं। ठीक है, और ये 3 टाइम जो है पिलवाने होते हैं, कितने किधर इसका प्रोसीजर 5 साल तक रिपीटेडली पिलवाएं, कोई नुकसान नहीं है। अच्छा। एक दिन पिला दिया, दूसरे दिन फिर पिला दिया, कोई नुकसान नहीं है। लोगों का कॉन्सेप्ट होता है कि एक दिन पिला दिया दूसरे दिन नुकसान हो जाएगा, कुछ नुकसान नहीं है। अच्छा, ओके, सही है। अच्छा, एक और सवाल जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर किसी को पोलियो हो जाता है तो एक तो ये कि वो सारी ज़िंदगी के लिए अपाहिज हो गया, लेकिन उसके लिए वो किस तरह से अपना ख्याल रखें, या फैमिली मेम्बर्स उसको किस तरह से उसको गाइडलाइन कौन कौन सी उनके लिए ज़रूरी है, ये थोड़ा सा बता दीजिएगा। बहुत अच्छा सवाल है ये। लोगों तक ये आगाही नहीं है कि लोग जब पोलियो हो गया, पैरालाइट मतलब हो गया, एक पाँव या एक हाथ ज़ाया हो गया या दोनों पाँव ज़ाया हो गए, तो लोगों को करना क्या होता है, पहले तो उसको रेस्ट देना है कुछ महीनों तक कि इसके पाँव जो है उसकी जो अकड़ाहट है वो प्रॉपर तरीके से कंप्लीट विजन में आ जाए कि इसकी कोई ज़्यादा डैमेज ना हो, हड्डी ना टूट जाए। फिर इसके बाद कॉन्ट्रैक्चर्स डेवलप ना हो, उसके लिए फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है। बार बार फिजियोथेरेपी करनी है, मालिश बहुत अच्छी तरह करनी है कि ये कॉन्ट्रैक्चर्स डेवलप ना हो, कि पाँव फोल्ड होता ना जाए। ओके। क्योंकि आगे अगर ऑर्थोपेडिक सर्जन अगर कोई सर्जरी करता है, ऑफ कोर्स बहुत प्रॉपर तरीके से सर्जरी नहीं हो सकती, लेकिन जो रशियन टेक्निक है एलिजोविर सर्जरी होती है, वो बाहर से सर्जरीज होती हैं, वो सर्जरी करते हैं और उसकी पूरी कोशिश करते हैं। दूसरा, उनको बैसाखियाँ यूज़ नहीं करनी होती क्योंकि यहाँ के मसल्स वीक हो जाते हैं बैसाखियों से, वो स्टिक यूज़ करनी होती है। जिस पाँव में लोड कम है दूसरे पाँव में लोड को ज़्यादा देना है स्टिक से। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि उनको वेट नहीं बढ़ाना है, वज़न बढ़ेगा तो नी पे असर पड़ेगा। तो जो नॉर्मल नी है और या जो ख़राब वाली पाँव की जो पैरालाइटिक अटैक तो पाँव में हुआ हुआ है, नी में नहीं हुआ हुआ, वो नी भी असरअंदाज होगी। तो वेट को प्रॉपर मैनेज करना है, वेट बहुत ज़्यादा ना बढ़ाना नहीं है। ओके, सही है। एंड कंटिन्यूसली फिर उनको फिजियोथेरेपी की बहुत ज़रूरत है। ओके, वरना ये कि घर वाले भी सीख लें कि किस तरह से, ताकि ऑफ कोर्स कि कॉन्ट्रैक्चर्स डेवलप, कॉन्ट्रैक्चर्स का मतलब होता है कि पाँव फोल्ड होकर बिल्कुल अकड़ा ना जाए। ठीक है जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एनी मैसेज? सिर्फ पाकिस्तान के लिए इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि पाकिस्तान के इन बच्चों को, जो अभी भी 8 बच्चे मौजूदा केस में नज़र आए, उनको सिर्फ बचाने के लिए अगर 2 बूंद पोलियो के पिला देते तो ये बच्चे हमारे पैरालिटिक अटैक में ना जाते। प्लीज़ 2 बूंद सिर्फ पाकिस्तान के बच्चों को फ्यूचर बचाने के लिए अगर आप पोलियो के 2 कतरे पिलाएंगे तो ये पाकिस्तान के आगे वाली नस्ल के लिए सबसे कारआमद है। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चे बड़े मासूम होते हैं, उनको नहीं पता होता कि आगे उनकी लाइफ में क्या होना है, किस तरह से उन्होंने अपने आप को खुद सेव करना है। ये पेरेंट्स में मैं कहूँगी सिर्फ पेरेंट्स ही नहीं बल्कि पूरी फैमिली, पूरे मोहल्ले, पूरा पाकिस्तान इसमें शामिल है। अपने बच्चों को पोलियो से महफूज रखें, आप पोलियो के कतरे ज़रूर उनको पिलवाएं और उनकी ज़िंदगी सारी उम्र उनकी जो है वो आपने सेव करनी है। सो सेव देयर लाइफ। इसके साथ ही भी हम लेंगे ब्रेक के बाद हम कुछ बात करेंगे स्टाइलिंग के हवाले से और कपड़ों के हवाले से। You all stay with us. वेलकम बैक एक बार फिर। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि स्टाइलिंग और आपकी अपनी ग्रूमिंग के हवाले से। अच्छा, बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, लोग ये कहते हैं कि क्यों ज़रूरी होती हैं चीज़ें। देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपकी जो अपीयरेंस होती है, जिस तरह आपने फ़र्स्ट लुक जो आपका होता है वो मैं तो शुरू से खैर एवर लास्टिंग वाली चीज़ है कि हमेशा ही होता है, क्योंकि जो पहली दफ़ा मैं ख़ुद पर्सनली किसी को देख लूँ ना तो उसके बाद फिर मैं ये तो ऐसे ही दिखता होगा ज़रूर। तो इसलिए जब भी आप किसी से भी फ़र्स्ट टाइम में मिल रहे हैं, आपको
अच्छा तैयार होकर मिलना बेइंतहा ज़रूरी है। एक वक्त होता था, आज से अगर हम 10 साल पहले भी ले लें तो शायद इसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा हमारे मुल्क में नहीं थी कि कोई बात नहीं, बस जिस तरह भी तैयार होना है, नेचुरल भी हो, बिल्कुल लग रहे हैं। लेकिन अब थोड़ा सा जो है ना ग्रूमिंग की तरफ लोग आ गए हैं। अच्छा, इसमें बहुत बड़ा हाथ मैं आपको सच्ची बताऊँ क्या है, वो है सोशल मीडिया का भी। इसलिए कि आप कहीं पर भी जाते हैं, इवन आप गाड़ी में बैठकर आप अपने किसी इंटरव्यू के लिए भी जा रहे हैं, मतलब आप ऑफिस जॉब इंटरव्यू के लिए भी जा रहे हैं, तो भी आप तस्वीर ज़रूर खींचते हैं कि मे बी आपने बताया कि आप जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, या फिर आपने मतलब ऐसे ही कि मैं कहीं ना कहीं जा रहे हैं या आ रहे हैं और इस तरह तैयार हुए हुए हैं। तो इतनी इम्पोर्टेंस इसकी हो गई है, और मैं इसको बिल्कुल गलत नहीं कहती हूँ, पर्सनली मैं गलत नहीं कहती हूँ इसको। कहती हूँ कि हाँ, एटलीस्ट इस वजह से लोगों में शऊर आ गया है कि किस तरह से आपने अपना आपका अपने अटायर का आपने ख्याल रखना है। और यही वाली एक वजह हो जाती है कि आपका जो भी प्रोफेशन, आप किसी भी प्रोफेशन में आपको अपने आप का उतना उसी तरह लुक आफ्टर करना है। जिस तरह पहले लोग शोबिज़ वालों को खाली इस तरीके से देखते थे, आप शोबिज़ वालों को तो और भी ऊपर तरीके से देखा जाता है कि ओ ये तो ऐसे लग रहे थे, ये तो वैसे लग रहे थे। तो मतलब आपको अब कहीं पर वैसे भी जाना है ना, लाइक नॉर्मली आप अगर शॉपिंग के लिए भी जा रहे हैं, या आप कोई ग्रोसरी के लिए भी जा रहे हैं, आप अपना वॉक के लिए जा रहे हैं, एक्सरसाइज के लिए जा रहे हैं, यू हैव टू बी प्रॉपर। हर चीज़ का आपके लिए अपने आप के लिए आपको प्रॉपर होना ज़रूरी है। ये नहीं कह रहे कि अब आप एक्सरसाइज के लिए जा रहे हो तो फुल मेकअप में ख़वातीन चली जाए, नहीं। आपने अपना ग्रूमिंग वो प्रॉपर रखनी है, आपने अपना अटायर को प्रॉपर रखना है, आपके शूज़ सही होने चाहिए, आपके जो है आउटफिट सही होना चाहिए। इवन मैं वो भी नहीं कह रही कि ख़वातीन, मैंने अक्सर देखा वॉक के लिए बुर्का पहन कर भी वॉक कर रही होती है, क्योंकि उनको जो है उनको वो अटायर सूट करता है। तो इट हैज़ टू बी प्रॉपर बुर्का मत से, कि थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए कि ब्रीदेबल हो, थोड़ा सा कि वो क्या उसको कहेंगे कि जो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग ना आपको जो है ना वो एब्जॉर्ब कर ले, हाँ, जो स्वेट आपका एब्जॉर्ब कर ले, ऐसा होना चाहिए। तो स्कार्फ आपको उस टाइप का लेना चाहिए, उस वक्त जब आप स्कार्फ ओढ़ें तो उस टाइप का आप स्कार्फ ओढ़ें जो आपका जो है ना स्वेट को आपके एब्जॉर्ब करे, क्योंकि फिर आपको ख़ुद को गर्मी लगेगी, ख़ुद को आपको जो है ना फील अच्छा नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम आप वॉक के लिए जाएंगे इतनी गर्मी में तो आपको खुद अच्छा नहीं लगेगा। तो ये कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट होती है। इवन समटाइम्स अगर मैं रोड पे भी वॉक कर रही हूँ तो मुझे नहीं टाइम मिलता, रात के 10 बज गए हैं, मुझे अब सिर्फ सड़क पे ही वॉक करना है और सारे पार्क्स बंद हो चुके हैं, तो फिर मैं खुद एक ऐसा स्कार्फ मैंने रखा हुआ है जो पूरा ऐसे उसको कवर करती हूँ, तो जो स्वेटिंग है वो फिर आपका जो है ना एब्जॉर्ब करती है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। एंड सेकेंडली अगेन, आप किसी भी प्रोफेशन में, आपका कोई भी प्रोफेशन है, आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को देखना है। सबसे पहले फर्स्ट थिंग इज़ योर हाइजीन। आपको हमेशा यू शुड स्मेल गुड, ये बात याद रखें। अगर आप अच्छी स्मेल नहीं कर रहे होंगे, आपने अपना ख्याल नहीं रखा है, आपने नहाया धोया नहीं है, तो आपका इंप्रेशन वैसे आप कुछ भी पहन ले फिर आप अच्छे नहीं लगेंगे। चले जाएंगे ब्रेक की जानिब, और ब्रेक के बाद आके हमारे साथ बड़ी ज़बरदस्त जो है एक पर्सनालिटी मौजूद है। ब्रेक के बाद आएंगे, फिर उनके बारे में बताती हूँ ताकि आपके लिए सरप्राइज है। सो यू ऑल स्टे विद अस। जी वेलकम बैक एक बार फिर चाय टोस्ट और होस्ट में। और अब जो है सेगमेंट आ गया है व्हाट्स इन और व्हाट्स आउट। और जी अब हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं जो बताएंगे स्पेशली अपने बारे में, अपने टायर के हवाले से। हमारे साथ हैं शेफ़ रिदा आलम। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? कैसे हो? वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हैं, ज़बरदस्त हैं और एज यूजुअल ज़बरदस्त। आपसे कम नहीं नहीं, ऐसी क्या बात है, माशाल्लाह से आपको देख के हम सीखते हैं, हम अच्छा होते हैं। बिल्कुल, और मैं तुम लोगों को देख के सीख रही होती हूँ। नहीं, मैं तो हमेशा आपको देखती हूँ, एडमायर करती हूँ, आपकी ड्रेसिंग माशाल्लाह, द वे यू ग्रूम योरसेल्फ, जिस तरह आप
हर वक्त टिप टॉप होती हैं जब मिलती हैं मुझे। अच्छा सही, रियली? अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि कभी बार मैं ना कभी कम हो जाती हूँ थोड़ा ना, तो वो मुझे उससे भी जरा सा एक वो होता है कि नहीं इतना कम नहीं होना चाहिए, नॉर्मल रहना चाहिए। एक होता है इंसान, वो एक मोनोटोनस एक वो चीज नहीं चलती है, एक मतलब कंसिस्टेंटट नहीं होता आपका ग्रूमिंग सेशंस जो होते हैं, कभी इंसान थक जाता है, कभी तो थक जाता है, कभी तो और आजकल जो लाइट जा रही है उस पे तो इंसान वैसे ही मत पूछो, बहुत बुरी हालत होती है, बहुत बुरी हालत होती है। और स्पेशली जब आप वीडियो बना रहे होते हैं अपनी, मतलब सोशल मीडिया के जो टिकटॉक लाइव आए होते हैं और वो एकदम से लाइट, ओ माय गॉड, अब सेशन आपका 1 घंटे के लिए, फिर क्योंकि वो जनरेटर में आप बना नहीं सकते हैं, वो मजा नहीं आता, शोर, यू नो, यू नीड रिलैक्सेशन एक्चुअली। मुझे ऐसा लगता है कि जो जनरेटर की जो आवाज़ भी है ना, वो आपके लिए आपको ना वो स्ट्रेस दे देती है। मतलब वो मेरे ख्याल से कि जनरेटर चल रहा होता है, उस पे ज्यादा टेंशन है कि पेट्रोल खा रहा है वो इतना, एक और महंगा इतना हुआ हुआ है। अच्छा चले जी, अब आपके ट्राई के हवाले से थोड़ी सी बात करते हैं। रिदा हमेशा से एक बड़ी ज़बरदस्त, ब्यूटीफुल, खूबसूरत आप जो है शेफ़ हैं, और आपका एक प्रोफेशन भी ऐसा है जो बड़ा लोगों को लगता है कि शायद शेफ़्स जो हैं वो बस उनको सिर्फ किचन का काम है और उनके लिए कोई और ज़िंदगी में जो है ना वो इम्पोर्टेंस नहीं है। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल हाइजीन के हवाले से जब हम बात करते हैं तो शेफ़ चाहे कोई भी प्रोफेशन हो, तो शेफ़ का प्रोफेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है हाइजीन के हवाले से, एंड दे शुड लुक गुड इवन अपने किचन में भी। तो थोड़ा हम पहले आपके अपने प्रोफेशन के हवाले से बात करेंगे, फिर आपकी पर्सनल लाइफ के। तो ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट है आपका अपने प्रोफेशनल लाइफ में या प्रोफेशनली जब आप अपने काम पर होती हैं अपने आप का ख्याल रखना? अपने आप का ख्याल रखना जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी है, बिकॉज जब आप क्लीन नहीं होंगे, आपके हाथ क्लीन नहीं होंगे, आपके नेल्स क्लीन नहीं होंगे, आप खाना बनाएंगे तो डर्ट जो है वो बैक्टीरिया ट्रांसफ़र होगा, उससे आपके गेस्ट या कस्टमर्स बीमार हो सकते हैं, या डाइनर्स जो आपके रेस्टोरेंट में आए हैं। सेकेंडली ये कि आपको कंटिन्यूसली जो है ना वो अपनी सफाई, जैसे कि रेस्टोरेंट में अगर हम जैसे काम कर रहे हैं तो 2-2 दफ़ा हमें नहाना पड़ता है, क्योंकि किचन में हम जा रहे हैं, पसीना है, फिर हमें कस्टमर्स के पास, गेस्ट के पास जाना है, उनसे इंटरेक्ट करना है, तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लगना है। सिंस मैंने रेस्टोरेंट्स में भी काम किया है, होटल्स में और टीवी पे भी काम किया है ना, तो उसमें ये होता है कि मुझे ग्रूम्ड भी रहना पड़ता है। अब एक भी दाना निकल आया, अब इतनी ज़्यादा हीट रेस्टोरेंट्स में, और फिर वो दाने निकल रहे हैं, और फिर टीवी पे जब आते हैं तो वो दाने इतने सारे मुंह पे नज़र आ जाते हैं, बिकॉज वो पोर्स क्लॉग हो जाते हैं, गर्मी से पसीना निकलता है, डर्ट जमा हो जाती है पोर्स में, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं यही करती हूँ कि ऑब्वियसली काम थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है, एक्सेसिवली जो है वो हाइजीन का, क्लीनिंग का, अपनी सारी चीज़ों का। अच्छा, लोग ये कहते हैं कि एक तरफ से तो आपको मतलब आप प्रोफेशनली काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ से अपना भी ख्याल रखना। अपना लोगों की एक एक्सक्यूज़ होती है कि टाइम नहीं, ये टाइम आप जो निकाल रही होती है, ये कैसे निकाल? टाइम जो है ना वो होता नहीं है, किसी के पास निकालना पड़ता है, हर किसी को, क्योंकि सिंस आप मैरिड हैं, आपको पता है, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने अम्मी अब्बू के साथ रहती हूँ, तो मुझे निकल जाता है टाइम। ऑब्वियसली घर में बिजी होती हूँ, फिर बाहर भी बिजी होती हूँ, मैनेज करके चलना पड़ता है। प्लानर रख लें एक, आप अच्छा सा अपनी प्लानिंग कर लें, टू डू लिस्ट बना लें अगले दिन की, जल्दी सोएं जल्दी उठें, जो कि मैं नहीं कर रही आजकल। वो कहते हैं प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, जो कि मैं नहीं कर रही हूँ आजकल। तो काम कितने बजे शुरू होता है आपका? काम मेरा जो है वो शाम में ही मोस्टली रेस्टोरेंट्स में शुरू होता है, लेकिन थक जाती होगी ना हाँ, जो मॉर्निंग शोज वगैरह हैं, या रमज़ान अभी इतना हेक्टिक गुजरा है, ट्रांसमिशंस वगैरह करते हैं, तो उसमें स्टूडियो लाइट्स और फिर वो कैमरा और वो सारा, मतलब एक बंदा वैसे ही बड़ा कॉन्शियस हो जाता है कैमरे के आगे, फिर वो ही स्ट्रेस आपका ख़त्म नहीं हुआ था कि आप फिर रेस्टोरेंट में जाते हैं तो लोगों से बातचीत करना। तो मेरा तो ये काम है कि मैंने एज ए शेफ टी पार्टी, एज ए सू शेफ भी काम किया है, जिसमें आपको रेस्टोरेंट में जाके गेस्ट के साथ यू हैव टू interact with the people, you have to guide them. Triple duty हो जाती है। Exactly, you have to guide them about the menu, about the cuts of the meat, about the restaurant's menu, जो items हैं आपके, जो products हैं restaurant में, तो उसको बताने के लिए भी अब आपसे अगर बदबू आ रही होगी ऑब्वियसली, तो कस्टमर जो है वो बोलेगा भाई खाना खाना मैं घर जा रहा हूँ। तो अब परफ्यूम्स, अपने चीज़ें, हाइजीन के सारे डिओड्रेंट्स और नहाने का सामान सारा बैग में होता है। तो मैं जब रेस्टोरेंट्स में जाती हूँ तो लड़के वगैरह यही कहते हैं, शेफ अपना बोरिया बिस्तर लेके आ गई हैं, जरूरी मेरा इतना सामान। बोलो आप सब भी ऐसा ही करें, बल्कि सब इसी तरह ही करना चाहिए। अच्छा, बाकी ये भी होता है कि एक तो ये कि आपका खुद का ज़ाहिर पता, आपको ही देखकर आपके जूनियर्स आपसे सीख रहे होते हैं ना, तो वो तो बहुत इम्पोर्टेंट। अच्छा, फिर एक और चीज़ आपकी आती है, टीवी पर भी एज अ शेफ काम करना, वो डिफरेंट होता है? वो बहुत डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। मतलब ग्लैम लुक अच्छा है, ग्लैमरस है टीवी पे, सही बात है, ग्लैम लुक है। वहाँ पे सिर्फ ऊपर से ऑब्वियसली खाना हमें पकाना होता है, बट वी गेट एवरीथिंग प्री प्रेप्ड। आपको जो है हेल्पर्स मिलते हैं,
आपको चीज़ें कटी हुई पटी हुई मिलती हैं सारी, ठीक है। रेस्टोरेंट्स में ऐसा नहीं होता, आपको जाके सारी चीज़ें तैयार करनी है, सॉसेस बनाने हैं। और रेस्टोरेंट्स में जो लोग आ रहे हैं वो आपकी शक्ल देख के पैसे नहीं देते हैं, वो खाना खा के पैसे देते हैं। टीवी पे तो लोग देख ही रहे हैं ना, बस वो रेसिपी सुनते हैं, वो खाते तो नहीं। तो ये बात वो देख ज्यादा रहे होते हैं। अच्छा, नोट भी कर रहे होते हैं कि इसने पकाया किस तरह से है, इसने हाथ कैसे यूज किया, एक एक चीज नोट कर रहे होते हैं। अब मेरी आदत है मैं हाथों से मसाले डालती हूँ ना, मैं चमचे नहीं यूज करती हूँ। मुझे वो पुरानी ओल्ड स्कूल जमाने की औरतें जो होती थी हाथों से डालती थी ना सारी सामान खाने में, तो मेरी आदत है। अब लोगों ने उसमें शुरू हो गया कि भाई ये मैं हाथ में धोती हूँ, सैनिटाइज करती हूँ खाना बनाने से पहले, तो ये चीजें। अब मुझे नेल्स बढ़ाने का इतना शौक है, आप देख रही हैं मेरे नेल्स मैं बढ़ा नहीं सकती हूँ, सिंस मेरे मुझे आटा भी सेम विद माय प्रोफेशन इज द सेम थिंग कि मैं नेल्स नहीं बढ़ा सकती। अच्छा, हाँ, मेकअप में अब जब मैं ओके, हाँ वो तो फिर स्किन के लिए वो एग्जैक्टली कोई भी चीज हो सकती है। हाँ, जब मैं देखती हूँ ना किसी भी मेकअप आर्टिस्ट के नाखून लंबे हुए, मैं कहती हूँ, और अक्सरों के हैं जो कि मैं अभी जो नहीं होने चाहिए बेसिकली। हाँ, तो ये बड़ा ये इम्पोर्टेंट होती है, बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब हमने कोई ना कोई कुर्बानी दी हुई अपने प्रोफेशन। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सैक्रिफाइस करना पड़ता है। अच्छा, अब आगे वार्डरोब पे जी, आपका अटायर जो प्रॉपर जो आप कह रहे हैं ना कि रेस्टोरेंट वाला शेफ जी, वहाँ पर यूनिफॉर्म होता है कोई? जी, यूनिफॉर्म होता है हमारा, शेफ का यूनिफॉर्म होता है, हमारा कोट होता है, शेफ कोट, जो कि देखा होगा मास्टर शेफ वगैरह में, दिखाएंगे भी थोड़ी देर में। हाँ, दिखाएंगे। और वो कोट होता है, सिंस वो बहुत गर्म होता है क्योंकि वो हीट रेजिस्टेंट होता है, उस पे जो है ना वो आपको पोरस गर्मी भी लग रही होती है उसमें गर्मी लगती है। वो लोग समझते हैं कि नहीं लगती, बट वो ना जल नहीं सकता, उसमें वो हीट प्रोटेक्टेंट होता है, बेसिकली हीट रेजिस्टेंट भी होता है, हीट प्रोटेक्टेंट भी होता है। और फायर के साथ जो है ना उसका मतलब, जैसे अगर अल्लाह ना करे ये कपड़े पहन के मैं किचन में जाती हूँ तो आग जल्दी पकड़ेगा, लेकिन जो शेफ कोट है वो ऐसे मटेरियल का बना होता है कि वो प्रोन नहीं होता कि वो जल्दी जलेगा। अगर जलेगा भी तो देर में वो थोड़ा हीट जो है उसमें ना पूरी वो उसमें ठीक है, मतलब वो बचत होती है उसमें। हाँ, उसमें ये होता है। बाकी जिस दिन जैसे मेरा किचन का ज़्यादा काम है तो मैं शेफ कोट पहन लेती हूँ, कंफर्टेबल होती हूँ, स्नीकर्स पहन लिए, नीचे जूते शूते पहन लिए। और अगर मुझे कस्टमर्स के साथ ज़्यादा बात करनी है तो फिर मैं कोट्स और पैंट्स, जो नहीं फॉर्मल बिजनेस अटायर होता है, विद टाई एंड ऑल एंड ऑल्सो मुझे बचपन से कैबिन क्रू बनने का बहुत शौक था एयरलाइंस के ना, तो मैं उस तरह की ड्रेसिंग भी बहुत ज़्यादा करती हूँ, बिकॉज सिमिलर इंडस्ट्री है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, तो वो टाई शाई लगा के, बो टाई लगा के ना रेस्टोरेंट में अच्छे से बाल बना के और परफ्यूम लगा के, वो सारी चीज़ें। अच्छा, शुरू से ही इतना ही अपना ख्याल रखा या आहिस्ता आहिस्ता समझ आई कि इस तरह से होना चाहिए? अच्छा, मैं आपको अगर सच बताऊं तो ख्याल मैं नहीं रखती मीन्स के अभी जैसे मुझे स्किन ट्रीटमेंट कराना है अपना, और वो कब से डिले हो रहा है, मुझे जो पैसे मिलते हैं मैं उड़ा देती हूँ, जिसमें सबसे ज़्यादा मेरे अब्बू से मुझे डांट पिटती है कि बेटा पैसे मत उड़ाओ, ये चीज़ सेविंग में डालो या स्किन पे लगा दो। अब वो 3 दफ़ा में पैसे मिल चुके हैं बड़े चंक में। कपड़ों पे ज़्यादा खर्च करते हो किस चीज़ पे? मैं खाने, मतलब बाहर के खाने, और वो क्योंकि घर में इतना बनाती हूँ ना, फिर वो कहीं चले गए खाना खाने अम्मी के साथ, और मैं दोस्तों वगैरह के साथ बाहर नहीं जाती, ये भी मेरा सीन है। टेस्ट अपना एक डिफरेंट होना चाहिए। मैं फैमिली में ही रहती हूँ और फैमिली के साथ ही मैं जाती हूँ बाहर। अम्मी के साथ चले गए? अम्मा के साथ चिल करती हूँ, अम्मी दोस्त है मेरी। बाय द वे वेरी ब्यूटीफुल, माशाल्लाह, इतनी खूबसूरत अम्मी है। ये मैं जैसी आई हूँ तो आपने आज तारीफें कर दी। मुझे हमेशा वो याद आती है, उनकी पिक्चर्स मैं देखती हूँ, माय गॉड माशाल्लाह, थैंक यू। तो उनके साथ फिर आप जाते हो? अम्मी के साथ जाती हूँ, चिल करती हूँ, इधर उधर उड़ा दिए, शॉपिंग कर ली, बैग ले लिया, कपड़े ले लिए। लॉन के सूट्स का बहुत शौक है मुझे, पैंट शर्ट का इतना शौक नहीं है, मुझे लॉन के कपड़े बहुत पसंद है। अच्छा, और दूसरा क्या चीज़ जो है प्रोफेशनली अपनानी चाहिए, मतलब, और क्या चीज़ नहीं आपको करना चाहिए? कौन कौन सी चीज़ें प्रोफेशनली एज जब आप अटायर अपना पहनते हैं, बिल्कुल क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए? ठीक है, अटायर जब आप पहनते हैं यू शुड बी कंफर्टेबल रेस्टोरेंट्स में, और जो आपका मेकअप है ना दैट शुड बी वेरी मिनिमल व्हाइल यू आर वर्किंग एट द रेस्टोरेंट। बाल आपके थोड़े टाइड अप होने चाहिए, अगर आप फ्रंट ऑफ द हाउस में काम करें चलता है, लेकिन जब आप किचन में आपके बाल बंधे हुए होने चाहिए, ऑब्वियसली बाल गिर गया या कोई ऐसा कस्टमर ने देख लिया तो बड़ी चिक चिक करते हैं लोग कि भाई आप जो है, मतलब सही, ऑब्वियसली ये रूल है किचन का, तो प्रोफेशनल किचन हैं, कमर्शियल किचन, उसमें इस तरह से नहीं किया जाता काम। एंड ऑल्सो अपने नेल्स का ख्याल रखना चाहिए, अपनी हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए, आपको अपनी नींद पूरी करनी है, आपको एक्सेसिवली स्ट्रेस नहीं लेना, स्ट्रेस मैनेजमेंट आनी चाहिए आपको किचन के अंदर, आपको स्माइल रखनी चाहिए।
यू शुड ऑलवेज स्माइल। भले कमर टूट रही हो दर्द से, टांग टूट रही हो, आपके घर में किसी का भी कोई भी मसला चल रहा हो। मेरे अब्बू को ऑपरेशन हो रहा था एंड आई वाज स्माइलिंग एट द रेस्टोरेंट व्हेन आई वाज वेरी बिग थिंग। चलिए ऐसा करते हैं, ब्रेक की जाने जाते हैं। ब्रेक के बाद आपके कुछ अटायर्स दिखाएंगे भी और कुछ जो है बातें भी होगी इस हवाले से। सो यू ऑल स्टे विद अस। वेलकम बैक। और शेफ़ रिदा आलम हमारे साथ है और आज ये अपने अटायर के हवाले से पूरी बातें हम इनके सारे जो सीक्रेट्स हैं ना वो जानेंगे। क्यों रिदा, सही है ना? अच्छा, सीक्रेट नंबर 1 आपका जो अटायर है, जो आपके कपड़े जो आप डेली रूटीन में पहनती हैं, वो क्या है, वो पहले आप बताएं। अच्छा, मैं डेली रूटीन में जो पहनती हूँ कपड़े, आई थिंक मैं यहाँ पे आ जाऊँ। हाँ, इधर आ जाऊँ। ओके। अच्छा, मुझे ना क्योंकि हाइट ज़्यादा है तो मुझे लंबे कपड़े, ज़रा ड्रेप हुए हुए रेजिलेंस वाले कपड़े ज़्यादा पसंद हैं, जिसमें साड़ियाँ आ गई या कोई लंबी लॉन्ग फ्रॉक्स आ गई। तो इस तरीके के मैं ड्रेसेस वगैरह काफ़ी पहनती हूँ, इस तरह के फ्लोरल ड्रेसेस। कलर भी मैंने देखा ब्राइट आप ब्राइट पहनती हूँ, क्योंकि मुझे ना अब बुढ़ा तो होना ही है एट लास्ट, तो अभी थोड़ा सा वाइब्रेंट कलर्स एज जो है ना, कोई कुछ नहीं होता यार, एक नंबर होता है जब आप पे जो चीज जिस एज में भी सूट करे ना। अब लोग यही बोलते हैं कि वाइब्रेंट इतने पहनती हैं कलर्स और ये वो ना, कितना मजेदार है। ये इस तरह है कि जैसे अगर अंदर आपने कोई ब्लैक शर्ट और टॉप और लोअर पहन लिया ना, ऊपर से आपने एकदम ये पहन लिया, और ये ऊपर से आपने ये केप की तरह या क्या कहेंगे, केप की तरह। हाँ, केप की तरह, आई थिंक केप ही बोलेंगे इसको। तो ये है मेरे पास, जो कि मैंने अभी तक ये दोनों पहने नहीं, और नीचे जीन्स भी पहन ली। हाँ, कुछ भी पहन लिया, मतलब ये आपको जैसे पीछे से कभी ऐसा होता है ना कवर करना है आपने, तो वो दुपट्टा वगैरह नहीं पहन सकते इस वजह से, तो मैं ये पहन लेती हूँ। कमीज शलवार मुझे बहुत पसंद है। मुझे कमीज शलवार और साड़ी और इस तरह के कपड़ों से ज्यादा कुछ भी नहीं पसंद, मुझे वेस्टर्न इतने पसंद नहीं है। तो ये मैंने खुद बनवाया है, ये मैंने दर्जी का ऐसा दिमाग खाया था, ये मैंने इसकी लेसेस ली थी सारी, और ये भी मैंने खुद। मेरी अम्मी कह रही है तुम्हारे अंदर कितना दिमाग और दम है कि तुम जाके ये मतलब ये मैंने खुद बनवाया। अगर इसको हम देखें, ये मैं दिखाती हूँ, ये जो इसका जो एक लेस, ये एक मैंने खरीदी है, 2 लेस 3 लेस 4 लेस, मतलब 4 लेस वाला भी परेशान हो गया था बेचारा, रोने लग गया था इनमें। दिस इज अमेजिंग। जी, ये मैंने खुद बनवाया। मैं समझी किसने कोई रेडीमेड लिया नहीं, ये मैंने सब कर ही नहीं सकती, खुद ही बनाया। इतनी मसरूफ जिंदगी में ये कर ही नहीं सकती। मुझे इतना शौक है कपड़े डिजाइन करने का, बहुत ज्यादा शौक है। ऑल्सो ये तो आसिम जोफा के कपड़े थे, उन्होंने मतलब मैंने उनसे खरीदे थे। ये पठान, हम लोग पठान है तो आपको पता होगा कि पठान जो है वो इस तरह के काम हमेशा अपने उसका जो है ना, जो कल्चरल से वो जरूर उसके अंदर जो है वो इनकॉर्पोरेट करते हैं। ये मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है आयशा, उन्होंने मुझे ये दिया था। ये भी अगेन थोड़ा सा वही टच है, ये भी वही सिंधी और बलूची टाइप काम है इसके अंदर। अच्छा, ये भी मैंने इसी की तरीके से खुद बनवाया है, जो आपको अभी दिखाया था ना, इसी तरीके से। ज्यादा पहनती हूँ जी, प्रिंट ज्यादा पहनती हूँ। क्यों? मुझे आई थिंक कि मैं थोड़ी पतली हूँ, तो मुझे लगता है कि जरा अच्छा कि ज्यादा वो प्रिंट से जो है ना, वो जरा सा वो आ जाता है। नेचुरली पतली हूँ या खुद अपने आप? यार नेचुरली हूँ, मेरा वेट बढ़ता ही नहीं, चाहे मैं कुछ भी कर दूँ। 1-2 किलो बढ़ जाएगा। ये मेरी खाला जो है वो जापान में रहती है, उसकी शादी हो गई माशाल्लाह, चेरी नाम है उसका, तो वो ये लेके आई थी मेरे लिए जापान से। ये जापानीज नहीं होते जैसे कि मोनो टाइप होते हैं, तो ये अंदर कुछ भी पहन लिया। अगेन आपने जो है स्लीवलेस या आपने कोई अंदर टैंक टॉप पहना, उसके ऊपर आपने जीन्स और ये अपर जो ले लिया। बिल्कुल, ये पहन लिया, तो ये इजी होते हैं। इजी तो क्या, गर्मियों में तो बेस्ट है एक्चुअली। बिल्कुल। अच्छा, ये शर्ट्स वगैरह जो मैं रेस्टोरेंट्स में पहनती हूँ ना, कोट्स के साथ, अब जैसे ये मेरा कोट है, ठीक है, तो इसके साथ मैं ये शर्ट अंदर ये पहन लूंगी और ये ऊपर पहन लूंगी, तो ये बहुत अच्छा सा कॉम्बिनेशन जाता है। ये मेरा बहुत फेवरेट जो है वो ब्लेजर है, ब्लेजर कहेंगे या कोट कह लें इसको। ये बहुत मुझे पसंद है बिकॉज उसका कलर बहुत अच्छा है, कलर अच्छा है, कंफर्टेबल है, और इसकी ना फिटिंग बहुत अच्छी है। मैं एग्जैक्टली कहने लगी, फिटिंग बहुत अच्छी है, कट जो है इतना जबरदस्त लग रहा है ना कि पहनकर बहुत अच्छा लगता है। इस तरह के मैं पहनती हूँ, और मोस्टली मेरे होते हैं कि जो शेफ कोट्स होते हैं वो मैं खुद बनवाती हूँ अपने। लोग पूछते हैं कहाँ से आप लेती हैं, तो मैं लेती नहीं हूँ, मैं खुद ही बनवाती हूँ। जो मटेरियल की बात हो रही होती है कि ये मटेरियल जो है ये
क्या कहते हैं वो फायर फ्री होता है या बहुत जल्दी आपको ये वही मटेरियल आप यूज़ करते हो? जी बिल्कुल, हम इसके अंदर भी लाइनिंग लगती है और ये ऊपर भी जो है ये वही मटेरियल है। ये अलग ही कपड़ा होता है, स्पेशली ये मर्दों की मार्केट में मिलता है। आप उनसे कहेंगे ना कि शेफ कोट का कपड़ा दे दें तो वो उसमें से फिर आपको दिखा देंगे। मर्दों का ही टेलर सीता है और मर्दों की मार्केट में। ये मेरे अब्बू बेचारे ख्वार होते हैं मेरे कोट सिलवाने के लिए। अच्छा, तो वो ढूंढते हैं और उनका अपना बिजनेस है, वो इतने बिजी होते हैं बेचारे, मेरे चक्रों में भाग रहे होते हैं वो। मैं एक ही बेटी हूँ ना? नहीं, हम 3 हैं। 3 हो? 3। मैं बड़ी हूँ सबसे ज्यादा? नहीं, लाडली तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। सब लाडली हैं क्या? वो ज्यादा लाडली हैं, मेरे तो कोई मैं उल्टा लाड उठा रही होती हूँ सबके। इतना मतलब कोई अब्बा ना थोड़ा सा वो करते हैं कि मतलब बेटा क्या चाहिए, कुछ खरीदना है, कोई कुछ ऐसा सामान चाहिए तो वो। अच्छा, ये टाइल्स तो दिखाओ, ये कितनी मजेदार। अच्छा, ये जैसे अब जैसे ये आप देखें ना, ये आई थिंक ये ऐसे, हाँ ये है जैसे ग्रीन, पैरेट ग्रीन, मुझे अच्छे लगते हैं वाइब्रेंट और कलरफुल चीज़ें ना। जैसे ये है पर्पल, ठीक है। इस तरीके से टाइज जो हैं, ये जिस तरह जो है अपने ब्लेजर्स या जैकेट्स तरह पहनती हैं, उसके ऊपर पे ये जो है ना टाई, व्हाइट शर्ट पहन ली अंदर, व्हाइट शर्ट पहना और उसके साथ कभी ब्लैक भी, कभी ब्लैक भी, ठीक है सही। अभी और हम मजीद बात करेंगे, भी इनकी ज्वेलरी भी रह गई है, कुछ इनका मेकअप भी रहेगा जिसके बारे में जानेंगे। सो यू ऑल स्टे विद अस। वेलकम बैक। और अब हम बात करने वाले हैं रिदा आलम से, उनके अटायर के हवाले से बात कर रहे हैं, साथ साथ आपको ना गाइडलाइन भी देते जा रहे हैं कि किस तरह से आप जब अपने काम पे जाती हैं ख़वातीन तो किस तरह से अपना ख्याल रखें। जो घरेलू ख़वातीन हैं वो भी अपना इसी तरह से ख्याल रख सकती हैं अपने अटायर का, अपने कपड़ों का। अच्छा, हर एक का अपना अपना एक चॉइसेस होती हैं कपड़ों की, कलर्स की होती है। रिदा, तुम्हारे फेवरेट कलर्स कौन से हैं? मेरे फेवरेट कलर्स एक तो ब्लैक, वाइट, ठीक है, और रेड, पिंक, शॉकिंग पिंक, ब्राइट कलर्स, हाँ ब्राइट कलर्स। और कभी कभार जो है ना वो ब्लू टाइप के भी अच्छे लगते हैं, जैसे लाइट ब्लू। कभी ऐसा सीजन आ गया गर्मियों का, गर्मी लग रही है तो उसमें ब्लैक तो ऑब्वियसली नहीं पहन सकते। गर्मी वाले कलर्स जो कि बहुत ज़्यादा सटल होते हैं, काम कलर्स, सूदिंग कलर्स जो कि आंखों को सुकून मिले, हाँ वो ठीक है। अच्छा, शॉल्स वगैरह भी लेती है? कुछ चादर वादर भी है? चादर लेती हूँ मैं, हाँ। और ये चादर मेरी मशहूर हुई है एक चैनल पे, अभी मैं रमज़ान कर रही थी ना तो उन्होंने बोला कि ये चादर आप डेली पहन के आते हैं। ये बलोची वो है ना, ये जो है ना बलोची कहते हैं, ये क्वेटा से ली थी मेरी अम्मी ने, तो मुझे इतनी पसंद आई कि मैंने उनसे कहा कि आप मुझे दे दें। दिस इज ब्यूटीफुल। ये मुझे किसी ने ना गिफ्ट की थी और आज तक मेरे पास है। मैं हमेशा ये ना ये चादर प्यारी संभाल कर रखती हूँ। बहुत, और इसमें कलर्स आते हैं डिफरेंट ना, तो ये बड़े प्यारा है, इसका अच्छा सा कलर है, बड़ा फूल सा ना। तो अच्छा, और साथ ही चले हम बात करते हैं थोड़ा सा आपकी ज्वेलरी के हवाले से, ज्वेलरी के बारे में, ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज़ बताऊँ, ये देखिए आप, इन्होंने पूरा ये पैक खरीदा हुआ है ज्वेलरी का, ठीक है। बताओ क्यों लिया? क्योंकि हर दफ़ा ये घुमा देती है ना, तो इसलिए इन्होंने एक ही जैसी बहुत सारी बालियाँ ले ली कि कंटिन्यूटी पे ज़रूरत पड़े तो उसको ये इस्तेमाल ये घूम जाती हैं कभी। अब अम्मी की क्या आदत है, वो कहीं जा रही होंगी ना तो वो मेरा सामान खोल लेंगी, अपना तो उनका रखा हुआ है, उनको याद ही नहीं होता कि उनका भी सामान पड़ा हुआ है घर के अंदर। वो मेरा आती हैं, ड्रेसिंग टेबल खोला, भाई ये पहन लिया, बहने वो ये चाहती है ना कि तुम्हारी चीज़ें घूम जाए उनकी तो वो अब अम्मी ने पहन लिया, मेरी 2 बहनें छोटी, उन्होंने पहन लिया, तो वो होता है इधर उधर मिसप्लेस हो जाती है। तो मैंने कहा एक्स्ट्रा ला के भर दो ताकि एकदम जाना हो कोई मसला ना हो। अच्छा, बड़ी प्यारी प्यारी इयररिंग्स हैं ये। अच्छा, अपने ऑफिस में कौन सी पहनते हैं, मतलब अपने जो आपका जो मेरे रेस्टोरेंट वगैरह में जो मैं काम करती हूँ, और जो आपका लाइक नॉर्मली जो आप पहनते हैं? हाँ, रेस्टोरेंट्स में जो मैं जैसे काम करती हूँ वो एक वाला जो है ना वो मेरे बैग में आई थिंक रह गया है, कोई बात नहीं, बताती हूँ। ये पर्ल्स हैं, इस तरह के पर्ल्स वाले मैं पहनती हूँ जो कि बहुत कम मतलब कि कम वो वाले चमक धमक नहीं होती थी। ये आप ले लें, मैं तो जो इनको पसंद आ रहे हैं, चीज़ अच्छी लग रही है, बार बार कह रही है तुम ले लो, आप ले लें। तो ये इस तरह के पहनती हूँ। और कभी ऐसे जैसे कोई पार्टी है रेस्टोरेंट में, ज़्यादा गेस्ट आ रहे हैं तो इस तरह के स्टड्स टाइप के पहन लेती हूँ। हाँ, ये लंबी वाले नहीं, राइट? हाँ, ये जब कोई फॉर्मल कहीं मतलब शादियों वगैरह में जब फॉर्मल अटायर इस तरह का, वैसे रेस्टोरेंट्स में जो प्रोफेशनल अटायर है उसमें मैं इस तरह के पहनती हूँ।
बाकी ये रिंग्स मुझे बहुत पसंद है कानों में, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा फेस थोड़ा पतला है तो उस पर हाइट वो दे देते हैं, हाइट नहीं दे देते, वो थोड़ी सी मतलब अच्छा कर देते हैं। हाँ, रिंग्स टाइप के ना, रिंग्स तो आई थिंक ऑल टाइम फेवरेट सबके ही होते हैं, ठीक है ना। और ये एक चेन है मेरी चोकर टाइप, ये मैं पहनती हूँ। ये मोस्टली H&M की ज्वेलरी होती है मेरी, जो कि आप भी यूज़ करती हैं। तो ये बाकी ये मेरा आपके गले के ये हाँ, ये मैं गले में पहनती हूँ अक्सर, ये बैग में ही पड़ी भी होती है मेरे ना। ये ज्वेलरी बैग में ही होती है मेरे। ये पर्ल्स, ये हर वक्त आपको पता है हर वाइट कपड़ों के साथ चल जाता है। अच्छा, ये रेस्टोरेंट में चलते हैं या नहीं? हाँ, कभी कभार जब आपकी शर्ट सिंपल हो थोड़ी सी और थोड़ा पार्टी वेयर देना हो, कि मतलब किसी की बर्थडे है या किसी अच्छी है बच्ची की। हाँ, तो ये मैंने खुद बनाई है एक्चुअली। मोतियाँ टूट गई थी पुरानी किसी उसकी, वो पता नहीं हार था, तो वो जो बची ना, मैंने वो खुद ही पुरानी सी चेन लेके इसमें डाल ये तो तुम्हें ज्वेलरी का काम करना चाहिए। हाँ, करना तो चाहिए। रिदा आलम का एक ब्रांड होने वाला है जो कपड़ों का भी होगा, साथ में ज्वेलरी का। मैंने मजाक में बनाया था ये, जब मैं छोटी थी। मजाक में बहुत अच्छा। मेरी बर्थडे अगले साल आ रही है। सही है। अच्छा, ये जो है ये मेरा भाई लेके आया था। ये चित्रालय या पता नहीं कौन सी जगह है, वहाँ पर खपलू है, वहाँ गया था। ये चोकर है और ये इतना प्यारा लगता है पहनकर। उधर है गिलगित में, गिलगित है ना, गिलगित है, सॉरी, चित्रालय में। तो ये जो है ना, ये इतना प्यारा लगता है, ये लेकर आया। तो ये बेसिकली ये ब्रेसलेट था। सिंस मैं ब्रेसलेट्स इतने पहनती नहीं हूँ, मुझे उलझन होती है, तो मैंने ये चोकर बना लिया, इसके पीछे रिबन्स लगा के। दिस इज ब्यूटीफुल, सच गुड आइडिया। देखिए आप कितना प्यारा लगता है ये। बहुत प्यारा लग रहा है। चले इसी चोकर के साथ ये भी हम लेंगे ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं। स्टे विद अस। ऑलराइट, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद है चाय टोस्ट और होस्ट में, और हमारे साथ हैं आज शेफ़ रिदा आलम। रिदा ने बड़े मज़े के लिए, बड़े मज़े से अपने अटायर के हवाले से बहुत कुछ बताया, और साथ ही बताया अपनी ज्वेलरी भी। अब हम थोड़ा सा मेकअप भी जानेंगे। मेकअप क्या करती हैं आप? मेकअप मेरा बहुत कम होता है, सिंस एक्नी है थोड़ा सा, तो मुझे ऑब्वियसली आपको पता है टीवी पे ज़रूरी है, ठीक है, जो कि मैं थोड़ा सा इसको कंसील करने के लिए बस ये यूज़ करती हूँ, बहुत लाइट, ज़्यादा नहीं। ठीक है, मुझे वो एक स्मूथ, मैं वो वाला नहीं करती हूँ जो ग्लास स्किन दिखाते हैं, मतलब इस पर भी आप कर सकते हैं अगर थोड़ा बहुत इस पर देना हो लुक, तो दाने वगैरह थोड़े से कंसील करती हूँ। बाकी ये द बाम का जो है ये है मेरे पास कंसीलर, ये मैं लगा लेती हूँ अक्सर, या अभी मैं हर दफ़ा ख़रीद लेती हूँ, तो ये छोटा सा है, इसको मैं थोड़ा सा स्किन टोन से एक वो डार्क है, एक शेड डार्क है, ये लगा लेती हूँ। सिंस मैं थोड़ा सा जो है ना वो अपने आप को टैन लुक देती हूँ, इतना गोरा नहीं करती हूँ, तो ये मेरे पास है ब्रांड, आई डोंट थिंक के बता सकते हैं या नहीं बताओ, नहीं वैसे नहीं बताओ ना। अच्छा, ये जो है इस तरीके का मेरे पास कॉम्पैक्ट फेस पाउडर है, जो कि मैं यूज़ करती हूँ। अच्छा, तुम अपनी स्किन से डार्क टोन लेती हो? डार्क टोन लेती हूँ, क्योंकि मुझे गोरा ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। और फिर मैं ब्रॉन्जर लगाती हूँ, ब्रॉन्जर भी लगाती हूँ। इसमें आप देख रहे होंगे ये मेरे पास है ब्लश किट, जो हर वक्त होती है मेरे पास, का शीशा भी टूट चुका है, ये मेरी फेवरेट है, इसका ब्रश गायब हो चुका है, और ब्रॉन्जर इसका ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल ख़त्म। अभी मैंने मंगवाया ऑनलाइन, तो आ जाएगा थोड़े दिनों में। बाकी ब्लश ज़्यादातर तुम जो हो वो अपना स्किन टोन को थोड़ा डार्क रखती हूँ, और ये जो ब्लश ऑन है, ये ब्लश ऑन में ये वाला यूज़ करती हूँ, जैसे डार्क ब्लश ऑन भी यूज़ करती हूँ, ज़्यादा पीची पिंक बहुत डार्क लिपस्टिक नहीं लगा, डार्क लिपस्टिक होती है, बट यू यूज इट वेरी लाइक very smooth, very silky। 4 कलर्स मिला के लगाती हूँ मैं, एक कलर नहीं लगाती हूँ। लेकिन बहुत मैंने ये देखा, बहुत हेवी नहीं होती लिपस्टिक, हेवी नहीं लगाती मैं ज़्यादा। फिर ये खा जाती हो क्या चक्कर? या नहीं, वो वैसी लिप्स ना थोड़े बड़े हैं, तो वो बहुत लगाती हूँ, बहुत ओवर जोकर टाइप हल्का हल्का लगाती हूँ, थोड़ा मैं आउटलाइन करती हूँ थोड़ा, और फिर एनहांस करती हूँ। बीच में मैं थोड़ा सा टिंट या कोई रेड रोजी सा पिंक सा लगा लेती हूँ ना अंदर से, ताकि वो अच्छे से लिप्स जो है फ्रेश लगते हैं। ज़्यादा भर के मैं बड़े होंठ नहीं कर देती, लेकिन
लगते हैं ना वैसे, ऑलरेडी ना वो हाँ। इतना शेप ऐसा है कि लगता है बोटॉक्स कराया हुआ। और ये चीज़ मैं बता दूं आज के मैंने कोई बोटॉक्स नहीं कराया, इतने मेरे होता ना मेरे अंदर दम, तो मैं ये अपने दाने से नहीं फिलर्स लगाने से या हाँ। आपके जो है ना ये एक मसला आ जाता है कि आपके जो लिप्स है ना वो आपकी स्माइल जो है ना वो खराब हो जाती है, बहुत ज्यादा नहीं, अगर आपने किसी ने करानी वो हल्के साथ। हाँ मैंने बिल्कुल भी नहीं कराया, तो लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं वैसे इतने पतला सा चेहरा है और फिर उसके ऊपर आप और हाँ। क्या हाल होगा। हाँ, अच्छा क्या मैसेज देना चाहोगी लोगों को, स्पेशली खवातीन को जो घर पे भी बैठी हुई हैं या घर पे सिर्फ वो बच्चों को स्कूल पिक करने के लिए जा रही होती हैं, या जो है जो खवातीन प्रोफेशनली इस पर काम कर रही हैं, क्या मैसेज देना चाहोगे? मैसेज मैं ये देना चाहूँगी कि ऑब्वियसली आपके ऊपर घर की भी जिम्मेदारियाँ हैं, जो खवातीन हैं हमारी उनके ऊपर घर की भी जिम्मेदारियाँ हैं। तो आई एम श्योर कि आप बहुत ज़्यादा बिजी होती होंगी, मैं भी होती हूँ, नाजिया बहुत ज़्यादा होती हैं, बल्कि मुझसे भी ज़्यादा होती होंगी। तो चीज़ों को मैनेज करके चलें और अपना ख्याल रखें, बिकॉज आपके हस्बैंड हैं, आपके बच्चे हैं जो कि आपको देख रहे हैं, कल को आपकी बेटियां बड़ी होंगी तो आप उनको भी ग्रूमिंग सिखाएं, बचपन से आप उनको सिखाएं। जैसे अभी नाजिया मुझे बता रही थी 16 साल से उनको जो है वो क्लिनजिंग करना सिखाई एक लड़की मेरी फ्रेंड ने। हाँ तो उनकी स्किन माशाल्लाह मैं बोल रही थी बहुत अच्छी, अल्लाह इनको नज़र से बचाए। तो आप अपनी क्लिनजिंग करें डेली रूटीन में, आप अपना पेडिक्योर मैनिक्योर, आप नहीं जा सकती सैलून तो आप घर पे करें, तो कोई इसमें बुरी बात नहीं है। अपना ख्याल रखना, सफाई तो निफ्स और टाइम निकालें, टाइम निकालें। बिल्कुल, थैंक यू सो मच रिदा, बहुत बहुत शुक्रिया शो में तशरीफ लाने का, बड़ा मजा आया तुम्हारे साथ। वेलकम, बहुत अच्छा लगता है आपके साथ हमेशा, ग्रेट टाइम। इसके साथ ही आज आपने देखा कि हमने आपको बहुत सारी चीज़ें स्पेशली बताई, आपको कपड़ों के हवाले से भी, स्टाइलिंग के हवाले से भी। सो अपनी स्टाइलिंग और अपने आप का ख्याल ज़रूर रखें, क्योंकि जब आप अपना ख्याल रखेंगे तो नेचुरली आप सबका ख्याल रख सकेंगे, लेकिन जो अपना ही ख्याल नहीं रखेगा वो किसी का कैसे ख्याल रख सकता है। अपनी लाइफ को इस तरह ना करें कि सबके लिए आपने वक़्त कर दी और अपने लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, क्योंकि जब आप सबके लिए बेशक करना बहुत ज़रूरी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपने अपनी फैमिली का, अपने घर वालों का, सबका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अपने आप का भी ख्याल रखें, ताकि वही जिनका आप ख्याल रख रहे हैं वो आपको देखें तो वो भी डरना चाहिए, खौफज़दा ना आपसे, बल्कि वो आपको मज़ीद पसंद करें, मज़ीद प्यार करें। और आजकल के बच्चे मैंने देखा बहुत ज़्यादा जो है ना वो जो है ना बहुत शातिर हो गए हैं, और वो ये चाहते हैं कि उनकी मामाज जो है ना वो बहुत प्यारी लगे, बहुत अच्छी लगे, वेल ग्रूम लगे, अपना बहुत ख्याल रखें, अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। नाजिया मलिक और टीम को दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलेंगे। टेक गुड केयर, अल्लाह हाफ़िज़।